नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सोमवार की सुबह करीबन 10:30 बजे का समय हो रहा है और बाजार में पिछले हफ्ते जो रुझान देखा था थोड़ा बहुत लाल रंग छाया हुआ है, लेकिन हमें लग रहा है कि इस दायरेबंद कारोबार के पश्चात बाजार में धीरे धीरे करके आपको ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। बाजार ज़्यादातर मेरे ख्याल से इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते खास करके जो टैरिफ को लेकर के ट्रेड डील साइन होनी है उसको लेकर के थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण है। भारत सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि एक छोटी सी ट्रेड टैरिफ डील बनने की संभावना है 9 जुलाई के पहले, जो कि एक आखिर की तारीख है जो घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी उसके आधार पर। उसके साथ साथ आज सुबह और एक घोषणा अमेरिका की तरफ से आई है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कि जो भी देश ब्रिक समिट में है, अगर वो एंटी अमेरिका किसी भी तरह की नीतियां बनाएगी तो उन पर अधिकृत 10% के और टैरिफ लगाने की संभावना है। अब ये निर्भर करेगा आगे जाकर के क्या परिस्थिति, लेकिन ये थोड़ा बहुत नकारात्मक परिस्थिति इस घोषणा को लेकर के 9 जुलाई और फिर आज देर शाम अमेरिका की तरफ से पत्र व्यवहार किया जाएगा। उन सब देशों को पत्र भेजे जाएंगे जिन पर टैरिफ लागू होगा आज देर शाम और 9 जुलाई, और उसके पश्चात 1 अगस्त या फिर अगस्त के महीने में निर्णायक तरीके से जमीनी स्तर पर लागू होगा। तो देखना अनिवार्य होगा क्या परिस्थिति है और हमारे भारत सरकार अमेरिका सरकार के साथ क्या ट्रेड टैरिफ के अग्रीमेंट को लेकर के क्या परिस्थिति उभरती है। दूसरी तरफ दोस्तों, हमें लग रहा है कि जो संकेत स्थानीय मार्केट से आएंगे खास करके उससे बाजार को शायद थोड़ी बहुत दशा और दिशा मिलेगी, खास करके जो 10 जुलाई और उसके पश्चात इस नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। कंपनी और क्षेत्र के आधार पर अनुमानित आपको दशा और दिशा देखने मिलेगी और उसका विश्लेषण किया जाएगा, और उसके पश्चात अगर नतीजे अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर हैं, तो लक्ष्यांक को लेकर के भी परिवर्तन। लेकिन इस हफ्ते और आने वाले हफ्ते में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण और थोड़ा बहुत नकारात्मक रुझान होने की संभावना बाजार में लग रही है हमें। लेकिन एक अच्छी बात है, जो पिछले हफ्ते हमने स्तर बताए थे नीचे की तरफ निफ्टी में 25,400 और 25,500, उसके बहुत ही करीब कामकाज कर रहा है। हालांकि हमने 25,400 का स्तर तोड़ा था, लेकिन उसके पश्चात हम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ के दायरे दिख रहे हैं। तो अगर 25,400 का स्तर बना रहा बाजार बंद होते होते, तो शायद अनुमानित ऊपर की तरफ के दायरे दिख रहे हैं। तो दो नए स्तर हैं दोस्तों, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। निफ्टी स्पॉट 25,200 से लेकर के 25,300 और 25,700 से लेकर के 25,800। पलड़ा शायद एक दायरेबंद कारोबार के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा 25,500 को पार करना। अगर 25,500 निर्णायक तरीके से पार हो जाता है तो फिर 25,700 और 25,800 देखने के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन तब तक के लिए शायद उठापटक वॉलेटिलिटी हो सकती है। वॉलेटिलिटी से हम बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। आज सुबह 12.60 पर इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स और बढ़त करीबन 2.20% की, यानी कि वॉलेटिलिटी उठापटक जो 15, 16, 18 के पार था अब निर्णायक तरीके से नीचे आ गया है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि बाजार में जो उठापटक होती है वो कम होगी। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते निरंतर विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली देखी, शायद वो और जारी रह सकती है, लेकिन स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी, जिसके कारण बाजार को नीचे की तरफ सहारा मिला है और हम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ने के प्रयास करेंगे। कच्चे तेल में अच्छी खासी गिरावट आई है, $80 प्रति बैरल, जब वो ईरान और इसराइल के बीच में जियोपॉलिटिकल परिस्थिति और युद्ध चल रहा था। फिलहाल आज सुबह जो घोषणा आई है ओपेक प्लस देशों के द्वारा कि वो कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे, तो अनुमान है कि कच्चे तेल के दाम यहाँ से और नीचे आएंगे और खपत को लेकर के इतनी कोई बड़ी परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हुई नजर नहीं आती। फिलहाल ब्रेंट $68.04 प्रति बैरल और $66.29 प्रति बैरल नाइमेक्स संवाद कर रहा है। रुपए में परिस्थिति दोस्तों थोड़ी बहुत कमजोरी की, 85.72 रुपए $1 के सामने और कमजोरी 0.32 पैसे। अनुमान है कि रुपए में थोड़ा बहुत मजबूती और कच्चे तेल में नीचे की तरफ के आसार शायद थोड़ा बहुत और सहारा दे सकता है रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती आने के लिए। लेकिन ये दायरेबंद कारोबार बरकरार रहेगा दोस्तों जब तक के लिए निर्णायक तरीके से हमें स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं आता है वो मिनी ट्रेड टैरिफ डील को लेकर के, जहां पर कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र को दूर रखा गया है। अमेरिका चाहता था कि ये दूसरे क्षेत्र में भी उनको थोड़ी बहुत जगह मिले आने के लिए, लेकिन क्योंकि निर्भरता और
सहनशीलता, खास करके जिस प्रकार से हमारे देश की जनता कृषि की प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखने जाए तो कृषि और डेयरी कारोबार से ज़्यादातर प्रतिशत संख्या जुड़ी हुई है हमारे देश की। उसके कारण शायद फिलहाल के लिए इस 2 क्षेत्र को इस ट्रेड डील से वंचित रखा गया है, दूर रखा गया है और ये एक सकारात्मक बात है, वरना फिर वापस फिर से अपोजिशन पार्टी, विपक्ष पार्टी को एक मुद्दा मिल जाता शोर-शराबा करने के लिए और हर तरीके के प्रयास होते हैं रोकने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा है कि कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र को दूर रखा गया है इस ट्रेड डील से फिलहाल। लेकिन आने वाले दिनों में इस हफ्ते या अगले हफ्ते खास करके प्रयास ये रहा है कि 9 जुलाई से पहले यानी कि परसों तक एक छोटी-सी ट्रेड टैरिफ डील अमेरिका के साथ और भारत के बीच में हस्ताक्षर हो जाए और मोहर लग जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो बाज़ार में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत राहत की साँस लेगी और फिर थोड़ी बहुत स्थिरता और बढ़ती हुई दिखाई देगी। विकल्प के रूप में हमेशा हम जब आपसे जुड़ते हैं दोस्तों, 2 विकल्प देते हैं। आज पहला विकल्प है उड़ान क्षेत्र से जुड़ी हुई एक बहुत ही दिग्गज कंपनी जिस पर हमने कई लंबे समय से इसको बताने से पहले डिस्क्लोज़र देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज हम आपके समक्ष रखेंगे वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। यहाँ पर हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसे ही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, तो हो सकता है उनका निवेश हो। तो पहला विकल्प है उड़ान क्षेत्र की कंपनी इंटरग्लोब एविएशन, दिग्गज कंपनी। जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों, जब से इसका कई सालों पहले आईपीओ आया था, तब से लेकर के आज तक निरंतर हमारी रिसर्च टीम ने इस पे निवेश की राय दी है। कारण एक नहीं अनेक है। एक तो निरंतर हवाई जहाज़ों में बढ़ोतरी हो रही है, उनके एयरक्राफ्ट फ्लीट में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ और बहुत सारे मौके कनेक्टिविटी को लेकर के आ रहे हैं। हमारे भारत में ही 2 बड़े एयरपोर्ट इस साल मुंबई में नवी मुंबई एयरपोर्ट और अगले साल जेवर एयरपोर्ट उत्तर भारत में ऑपरेशनल एक्टिविटी शुरू करेंगे। उड़ान और उड़ान 2 के तहत जो नीतियाँ सरकार की रही है, वहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी सुधारने के पूरा प्रयास, पर सीट रियलाइजेशन, ऑक्यूपेंसी और प्रॉफिट मार्जिन्स, सभी मापदंड में आप देखने जाए तो अच्छा काम-काज किया और ये एक ऐसी दिग्गज कंपनी है दोस्तों जिसने हर एक परिस्थिति में धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ के पड़ाव बनाए। चाहे वो गंगवाल फैमिली की शेयर की बिकवाली को लेकर के हो या किसी प्रकार का अनिश्चित वातावरण एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल को लेकर के हो। तो एक निवेश लायक रणनीति बनती है इंटरग्लोब एविएशन में, इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो में। दूसरा विकल्प है छोटी मझौली कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ये क्षेत्र निर्भर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें आती हैं उसको लेकर के, लेकिन अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो एक कॉन्ट्रा बाय कॉल बिल्कुल बनता है लंबी अवधि के नजरिए से। उसी तरह के आधार पर जिस प्रकार से केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने अपने नतीजे घोषित किए थे, हमें लग रहा है कि आने वाले भविष्य में भी काफी सकारात्मक नतीजे आने वाले की पूरी संभावना है। तो 2 भिन्न विभिन्न क्षेत्र से विकल्प है आपके लिए। नम्र विनंती है, इतना ध्यान रखें कि ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय दी गई है। शुरुआत कीजिए इस स्तर पर, पूरी ताकत मत लगाइए, लेकिन थोड़ी मात्रा में शुरुआत कीजिए और जब भी गिरावट मिलती है तो धीरे-धीरे करके आप इन दोनों ही कंपनियों में थोड़ा अभ्यास करने के बाद, समझने के बाद आप निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन पूरी ताकत अभी मत लगाइए। लंबी अवधि का मतलब होता है 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने या उससे ज़्यादा। जितना लंबा समय निवेश करने के लिए उतना बेहतर मुनाफा कमाने की संभावना है। अब मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ दोस्तों। अगले सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ और हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।